हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का यात्रियों के नज़रिए, यानी कि जो हमारा लेसन 5 है उनके पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था भारत में आने वाले जो यात्री थे उन यात्रियों के बारे में, और उनमें सबसे पहला था अल्बेरुनी जो 11वीं शताब्दी में भारत आए थे। और भारत आने के बाद उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने क्या क्या भारत के बारे में सीखा, और उनके बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिनका नाम था किताबे उल हिंद, जो अरबी भाषा में थी। और जाते समय उन्होंने अफगान के शासक को वह किताब सौंप कर चले गए। यानी भारत में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा, इसके बारे में उन्होंने लिखा। इसके बाद दूसरा हमने देखा कि 14वीं शताब्दी में एक फिर यात्री आए जिनका नाम था इब्न बतूता। और इब्न बतूता भारत में क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, और वो यहाँ से भारत से फिर गए तो जाते समय उन्होंने एक किताब लिखा, यानी अपनी यात्रा वृत्तांत, जिनका नाम रखा रिहुला। अब आपसे परीक्षा में ऐसे पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे इसमें से कि बताइए कि अल्बेरुनी कहाँ का रहने वाला था। तो हमने बताया था आपको अल्बेरुनी उज्बेकिस्तान का एक जगह था जिनका नाम था ख्वारिज्म का रहने वाला था। दूसरा हमने बताया था आपको कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 973 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो ख्वारिज्म में 973 ईस्वी में। वह किसके साथ भारत आया, तो आपसे पूछा जाएगा वह किसके साथ भारत आया था, अल्बेरुनी किसके साथ भारत आया था, क्या बताएंगे आप लोग। तो गजनी के शासक थे सुल्तान मोहम्मद गजनवी। सुल्तान मोहम्मद गजनवी जिनका राजधानी था गजनी, गजनी के साथ हुए भारत आए थे। ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। उनकी किताब का क्या नाम था, तब पूछा जाए आपके उनको किताब का क्या नाम था, तो क्या लिखेंगे आप लोग, किताब उल हिंद। फिर पूछा जाएगा आपसे कि वह किस भाषा में थी, तो अरबी भाषा में। क्लियर। उनमें कितने पार्ट्स थे, 80 पार्ट्स थे, जिनमें हर एक भाग में एक एक बातों का अध्ययन किया गया था, मैंने बताया गया था, लिखा गया था। चलिए, ये तो अल्बेरुनी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएंगे। दूसरा आपसे पूछा जाता है इब्न बतूता के बारे में कि इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे, मोरक्को के। कब आए थे, 14वीं शताब्दी। उनके किताब का क्या नाम, रिहुला। किस भाषा में लिखा गया था, तो अरबी भाषा में। ठीक है, ये सारी बातें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, तो आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। यहीं से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने पार्ट्स की तरफ चलते हैं कि आज का हमारा भाग क्या है वो देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे भारत के तीसरे, ऐसे तो बहुत सारे यात्री आए थे जिनमें प्रमुख हमारा क्या है, जो फ्रांस के एक व्यक्ति थे, यानी फ्रांस का एक यात्री थे जिन्होंने भारत 17वीं शताब्दी में आया। 11वीं शताब्दी में अल्बेरुनी, 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता, और 17वीं शताब्दी में आए कौन, फ्रांसवा बर्नियर। चलिए उनका परिचय पहले देख लेते हैं कि फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आए थे वे, 17वीं शताब्दी में। और वह क्यों आए थे, सबसे बड़ी बात, आने का उसका क्या मकसद था। तो इनका मकसद था कि मुगल शासक, यानी भारत में उस समय मुगलों का शासन था, तो मुगलों के शासन के बारे में अधिक जानकारियां हासिल करने के लिए वे भारत आए थे। जैसे आपने पढ़ा था कि हमारे भारत में इब्न बतूता जब आए थे तो उस समय हमारे भारत पर शासक था मोहम्मद बिन तुगलक का। और मोहम्मद बिन तुगलक से वह मिला, और मिलने के बाद उनकी बहादुरता को देख करके उन्हें वकील यानी जज पद पर, न्यायाधीश के पद पर उनको नियुक्त किया गया था। और इतना ही नहीं, उन्हें राजदूत बना करके चीन और मंगोल भी भेजा गया था। तो इसी तरह से समझिए कि भारत में उस समय किसका शासन था, किसका शासन था भारत में, तो मुगल वंश का शासन था। राजा थे उस समय शाहजहां। तो शाहजहां के शासन काल में, यानी कि 17वीं शताब्दी में, जो हमारे फ्रांसवा बर्नियर थे वो भारत आए थे। याद रखेंगे क्यों आए थे, तो मुगल वंश के शासन, यानी उसका शासन जो चल रहा था उनकी स्थिति की जानकारी के लिए, कि भारत में क्या क्या चल रहा है, इस सब की जानकारी लेने के लिए फ्रांसवा बर्नियर भारत आए थे। वह एक मुगल शासक शाहजहां के शासन काल में आए थे। ये जो हमारा फ्रांसवा बर्नियर है वो एक प्रकार के राजनीतिक थे, लेखक, दार्शनिक और चिकित्सक भी थे। यानी वे लेखक भी थे, दार्शनिक भी थे, और एक सबसे बड़ी चिकित्सक थे। जब भारत आए थे तो भारत में शाहजहां का बड़ा बेटा जिनका नाम है शिकोह, शिकोह बीमार पड़ा, और उन्हीं के इलाज के दरमियान जो है वो राज दरबार में रहने लगे। किसके दरबार में, तो शाहजहां के दरबार में। और शाहजहां के शासन में रह करके, यानी उनके राज दरबार में रह करके बहुत सारी जानकारियां हासिल की कि क्या क्या होता है। उन्होंने 12 वर्ष तक
लगभग कितने वर्षों तक, 12 वर्षों तक शाहजहां के दरबार में वह रहा, चिकित्सक के रूप में उनके बेटे का इलाज किया। और वे एक प्रकार के क्या थे, मतलब वहां पर रहने के बाद भारत में और सारे लोग थे जिनमें अरविनाई शाही और दानिशमंद के साथ रह करके वैज्ञानिक का भी काम किए थे। यानी भारत के जो लोग थे जिनका नाम था, याद रखेंगे, आमिर निसाई, अरविंद शाही और दानिशमंद, ये दो व्यक्ति थे जिनके साथ वे रह करके भारत में वैज्ञानिकी का भी काम किया था। वैज्ञानिकी का मतलब है उनके साथ रह करके मतलब कुछ खोज का काम भी जारी रखा। पहले तो आए थे शासन काल में देखने के लिए, जब आए यहाँ घूमते घूमते हुए कहाँ पहुंचे, राज दरबार, तो वहां पर ये चिकित्सक थे, जानकारियां मिली, हो सकता है कि राजा को मिला होगा कि ये फ्रांस का व्यक्ति है, अच्छा चिकित्सक है, क्यों नहीं बेटा का इलाज करवाया जाए। चलिए, तो उनको बेटा के इलाज के लिए उनको राज दरबार में रखा गया और वो काम करने लगे। अब चलते हैं, जब भारत आते हैं तो वो क्या क्या करते हैं, क्योंकि वो फ्रांस से भारत आए थे भारत के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, फ्रांसवा बर्नियर जब भारत आता है तो वह अपनी तुलना किससे करता है, भारत और यूरोपीय देशों, यानी कि भारत के जितने भी भूभाग है पहले उसका अध्ययन करता है, सब जगह जाता है, वहां घूमता है, और घूमने के बाद वह क्या करते हैं, अपनी देश की तुलना और भारत की तुलना करते हैं। तो कहते हैं कि हर मायने में भारत नीचे है। देखिए, वो अपनी तुलना किससे करता है, भारत की तुलना जो है वह अपने देश से करता है, फ्रांस से, कि भारत में इस तरह का खराबी है और हमारे देश में इस तरह का अच्छा है। क्या क्या खराबियां हैं, क्या क्या अच्छाई हैं, ये सब बताएंगे वो कौन, फ्रांसवा बर्नियर, आगे की बातों में। देखिए क्या कहते हैं, उन्होंने यहाँ की तुलना की नारियल के फलों से की है। कहते हैं कि भारत में एक फल है जिनका नाम था नारियल, और उनकी जो तुलना थी ना, वह किससे किया है, एक सिर की तरह, मानव के सिर की तरह। उन्होंने कहा है कि मानव की सिर की तरह वहां एक फल है, बिल्कुल मानव के सिर की तरह, उसमें भी दो आंखें और एक मुंह है, उसी तरह से मानव के सिर में भी दो आंखें और दो मुंह है, एक मुंह है, देख कर गौर करके देखिए, आप लोग भी समझ में आएगा। नहीं, उन्होंने कहा कि वहां पर मानव के सिर की तरह एक फल है जिसका नाम है नारियल। जो नारियल कहाँ नहीं पाई जाती है, फ्रांस में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने यहाँ के शहरों की तुलना की है। उन्होंने शहर की तुलना में कहा है कि भारत का शहर जो है ना, वह मतलब बहुत घना शहर था, बहुत आबादी थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, ऐसा बहुत सारे शहर थे, ऐसा नहीं कि एक शहर थे, बहुत सारे शहर, और इन सारे शहरों में उनमें आबादी बहुत ज़्यादा थी, ये सब उन्होंने तुलना किया, जबकि फ्रांस में इस तरह की कोई आबादी ज़्यादा नहीं थी शहरों में। इसके अलावा मुगल कालीन शहरों का शिविर कहा है। उन्होंने कहा कि जो भी शहर थे ना, वो शहर क्या कहलाते हैं, शिविर कहलाते थे, और ये शहर की जो राजकीय जो राजा की तरफ से जो मिलता था पैसे, अनुदान समझिए, उसी से वह शहर चला करता था, यानी राजकीय सहायता पर निर्भर करता था। ये जो शिविर होती थी, राज शहर जो होता था, वह किस पर चलता था, तो राजा की सहायता पर निर्भर करती थी। और ये शहर किसके, उत्पादन केंद्र, व्यापारी नगर, बंदरगाह, धार्मिक आदि के रूप में हुआ करते थे। यानी कि जो शहर थे ना उस समय, वह किस रूप में होते थे, या तो कोई चीज का उत्पादन केंद्र था, वहां शहर था, यानी जैसे मान लीजिए उत्पादन केंद्र का मतलब है उस समय कालीन बनाई जाती थी जहां पर, वो शहर थे। जहां पर नावें बनाई जाती थी, वो शहर थे। जहां पर अच्छे कोई चीज का मतलब कहने का अर्थ है उत्पादन करना, माने जो चीज का बनाया जाता था, तो उस जगह क्या कहलाता था, शहर कहलाता था। इसके अलावा कोई व्यापारिक नगर था तो वो शहर था। जैसे दिल्ली क्या था, एक प्रकार का व्यापारिक नगर था, नहीं, मुंबई एक प्रकार का क्या था, व्यापारिक नगर था, तो वो शहर था उस समय। बंदरगाह, जहां से लोग यात्रा करते थे विदेशों का, बंदरगाह का मतलब हुआ जहां पर से विदेशी नावें आती जाती थी, जैसे हमारे भारत में कोलकाता है, मुंबई है, मारमागाओ है, नहीं, विशाखापत्तनम, ये सब बंदरगाह नगर थे। और धार्मिक कुछ कुछ ऐसे भी जगह थे जहां पर धार्मिक नगर थे, जैसे में हमारे बिहार के धार्मिक नगर में चले जाएंगे, राजगीर है और गया है, ये धार्मिक नगर है। उसी तरह से हमारे भारत के अगर धार्मिक नगरों में देखा जाए तो काशी है, बद्री केदारनाथ है, नहीं, ये सब क्या हमारे धार्मिक नगर है, क्योंकि वहां पर धर्म के नाम से ही लोग ज्यादा जाते हैं, नहीं जाते हैं। अयोध्या धार्मिक नगर है, वहां पर कुछ है नहीं, केवल धार्मिक नगर है। और जब लोग बसे हैं तो शहर बाजार तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये सब कहते हैं कि वहां पर थे। इनके अनुसार व्यापार समृद्ध और व्यापार समूह में कहने का अर्थ है कि उनके अनुसार कहते थे कि भारत जो है ना व्यापार में समृद्ध था। समृद्ध का मतलब बहुत व्यापार काफी आगे बढ़ चुका था, और व्यापारी लोग ना हमेशा समूह में रहा करते थे, क्योंकि पहले लोग ना अकेले नहीं जाया करते थे, लूटपाट ज्यादा होती थी, नहीं होती थी, तो इसलिए क्या करते थे, समूह में जाया करते थे। जैसे हमने बताया था, इब्न बतूता जब चला था तो अपनी काफिला के साथ चला था, लेकिन रास्ते में डाकुओं का बहुत सामना करना पड़ा था, बहुत सारे उसके साथी मर भी गए थे, लेकिन इब्न बतूता कभी हिम्मत नहीं आ रही, उसने सोच लिया कि हमें जो करना है तो करना है, इसीलिए वह भारत आया, काफी कठिनाइयों के बाद आया भारत। तो इसी कठिनाइयों को देख करके सुल्तान कौन, तुगलक,
मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको किस में नियुक्त किया था? जज के रूप में, कि बहुत बहादुर आदमी है, इसको नियुक्त करो। नहीं तो ऐसा, तो कहने का अर्थ है कि वो व्यापारी लोग ना समूह में रहा करते थे। कभी इस बार फ्रांस लौटे तो अपनी कीर्ति फ्रांस के राजा लुई 14वां को दिया। जब वो भारत से लौटा तो भारत से जब यहाँ से वापस गया देख करके 12 वर्ष रहा। 12 वर्ष रहने के बाद बहुत कुछ देखा, और देखने के बाद उन्होंने एक कीर्ति लिखी, एक अपना किताब लिखा, और उस किताब को किसको दिया? राजा को दिया। वहां के राजा कौन थे उसमें? 14वें लुई 14वां। कौन नाम था उस राजा का? नाम लुई 14वां। उसको दिया। और वो किताब का क्या नाम रखा था? तो नहीं सॉरी, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। उस किताब का क्या नाम था? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, है ना। इस तरह का किताब था। वो किसको दिया? तो वहां के राजा 14वें को दिया। अब वो देखिए, जब वो गया वहां पर लिखा, और वो चाहता था, कौन? फ्रांसवा बर्नियर चाहता था कि हमने जो यहाँ देखा सीखा, तो भारत के बारे में दुनिया के लोग जाने, भारत के बारे में दुनिया का लोग जाने। तो इसलिए वह राजा को दिया। अब राजा क्या करते हैं सो देखिए, वो जर्मन में, अंग्रेजी में, इतावली में और डच भाषा में, क्योंकि उस समय फ्रांस में ना ये सब भाषा प्रसिद्ध थी और अन्य शहरों में भी थी। तो वहां पर इनकी कीर्ति को, यानी उन्होंने जो किताब लिखी, तो वो तो लिखे होंगे फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस के थे, तो फ्रांस भाषा में उन्होंने लिखा, फ्रांसीसी भाषा में। लेकिन बाद में उसको क्या किया? ट्रांसलेट कर दिया जर्मन में, अंग्रेजी में, इतावली में और डच भाषा में, और 1670 ईस्वी में इसमें प्रकाशित किया गया। इन सब भाषा में वहां प्रकाशित किया गया, माने किताब को लिखा गया। ठीक है, इतना ही नहीं, 1670 से 1675, याद रखिएगा, यानी कि 1670 से 1675, यानी 5 वर्षों में, मात्र 5 वर्ष की बात है, 8 बार फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया। ठीक है, और 3 बार अंग्रेजी में उसका संपादन किया गया। यानी कहने का अर्थ है, कुल मिलाकर के समझिए कि फ्रांसवा बर्नियर की कीर्ति को बहुत अच्छा महत्व दिया गया। नहीं महत्व दिया गया, माने किसी की कीर्ति को भारत में उन्होंने जो देखा सुना, और इस बात को उन्होंने क्या किया? 8 बार, ये परीक्षा में पूछता है, याद रखेंगे कब से कब? तो 1670 से 1675 ईस्वी में कितनी बारी? 8 बार फ्रांसीसी भाषा में, और 3 बार किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में उनका संस्करण किया गया, माने बार बार उनको लिखा गया ताकि लोग जाने पढ़े, ऐसा करके। और ये किसकी सहायता से हुआ? तो लुई 14वां के शासनकाल में, यानी लुई 14वां उस समय थे। फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी कीर्ति किसको दिया? लुई 14वां को दिया। चलते हैं आगे। अब उनकी जो कीर्ति है, यानी कि फ्रांसवा बर्नियर जो लिखा, और क्या लिखा? द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी उनकी किताब का नाम है, याद रखेंगे, द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है ना, क्योंकि भारत कहाँ से आए थे हुए? भारत, फ्रांस से आए थे, कहाँ? भारत में। और उस समय किसका शासन था? मुगलों का शासन था। तब मुगलों के शासन में उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा, उसी पर नाम रख दिया उन्होंने। देखिए, वो कहते हैं कि जब भारत आए थे तो उन्होंने महसूस किया कि अपनी किताब को लिखा और सभी यूरोपीय लोगों को जानकारी मिली। माने वो पहले यूरोपीय लोगों को ना उतनी जानकारियां इनके बारे में नहीं थी। किनके बारे में? मुगल एम्पायर के बारे में। जब ये गए हैं लौट करके, तब जाकर के एम्पायर के बारे में ज्यादा जानकारियां मिली। ऐसे व्यापार तो भारत में पहले से चल रहा था, किसका? यूरोपीय व्यापारियों का। ऐसा नहीं कि हमारे भारत में वो लोग नहीं आए थे, पहले से आए हुए थे यूरोपीय लोग। कौन कौन? अंग्रेज, फ्रांसीसी। क्योंकि हम जानते हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत का खोज किया था, 1498 में। नहीं, और ये समझिए आए हैं कब? तो 1660 में। समझिए कब आए? 1660 में। तो ये गए थे, वापस लौटे थे, इनका मतलब ये पहले आए हुए थे और 12 वर्ष रहे भी थे। तो समझिए कि 1648 में वो भारत आए होंगे। नहीं, और 1660 में ये लौटे, 12 वर्ष रहे हैं, तो इसका मतलब 1648 में ये आए हमारे यहाँ। नहीं, और 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वो कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। इसके अलावा समझिए कि जब वो हमारे देश में आता है, और आकर के यहाँ पर फ्रांसीसी उसके बाद आते हैं, डच वाले आते हैं, अंग्रेज आते हैं, और सब हमारे देशों में क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। तो देखिए, व्यापार तो करता था, लेकिन वो लोग व्यापार ही करते थे। मुगल एम्पायर के बारे में, यानी अंग्रेज भारत पर जो मुगलों का शासन था, यानी जो हमारे राजा थे, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के बारे में कोई ज्यादा जानकारियां नहीं थी। देश की आंतरिक स्थिति क्या थी, राजा से लोग खुश है कि नहीं है, इस सब की जानकारी लोगों को नहीं थी। वो लोग अपना आता था, यहाँ से माल खरीद करके ले जाता था, फिर वहां से बना हुआ माल लाता था, व्यापार करता था। मैंने उनका काम था केवल व्यापार करना। अभी तक भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति की जानकारियां यूरोपीय वालों को नहीं थी। कब हुई? जब फ्रांसवा बर्नियर आया, आकर के यहाँ रहा, रह करके जब लौटा और अपनी यात्रा वृत्तांत लिखता है, कौन सा? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। तब उन लोगों को जानकारी मिलती है कि मुगल एम्पायर में इस तरह का शासन वहां चल रहा है और क्या क्या कमी है, ये सब वो लिखता है। तब देखिए क्या होता है।
जब वो आता है तो यह कहता है कि भारत में जमींदारी प्रथा थी, यानी कि भारत में ना जमीन किसका होता था, तो राजा का होता था। यानी राजा जो होते थे वो जमीन के मालिक होते, जो किसान हैं या जो अन्य खेतिहर लोग हैं वो जमीन का मालिक नहीं। जमीन का मालिक कौन, जमींदार होता था। और जमींदार जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जमीन 200 बीघा 500 बीघा या पूरा इलाका उसी का था, ठीक है ना, और वो क्या करता था अपने छोटे छोटे अधीनस्थ लोगों को, छोटे छोटे लोगों को क्या करता था, थोड़ा थोड़ा करके जमीन देता था खेती बाड़ी करने के लिए। लेकिन वहां पर क्या होता था, कमी क्या थी सो देखिए। उनका वर्णन करने का क्या मतलब था कि किसान जो था ना वह खेती करता था, लेकिन उसको ये विश्वास नहीं था कि हमारा खेत है, क्योंकि अपना खेत था नहीं, जमींदारों का खेत था, उस पर खेती करते, अगर ज्यादा लाभ हुआ, ज्यादा उत्पादन हुआ तो ज्यादा राजा को टैक्स देना पड़ता था, नहीं तो इसीलिए वो मेहनत से खेती नहीं करते थे, खेत पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वही कहते हैं कि वहां पर जमींदारी प्रथा थी और किसी को कम था, किसी को ज्यादा जमीन थी, माने किसी के पास खूब ज्यादा जमीन और किसी के पास बिल्कुल ही नहीं, तो किसान लोग ना ज्यादा मेहनत नहीं करते थे। और यहाँ पर कहते हैं कि खेती नहीं होने के कारण, लोगों का उत्पादन क्षमता कम होने के कारण गरीब लोग ज्यादा थे, माने भारत में गरीब लोग ज्यादा थे, क्योंकि जमीन का बंटवारा ना एकदम बिल्कुल भिन्न तरीके से था। सारा जमीन एक आदमी का और बाकी किसी को नहीं। किसान खेती करे नहीं, अगर कर भी दिया खेती अगर अच्छा से, मान लीजिए उत्पादन ज्यादा हुआ तो ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो किसान के मन में क्या होता था कि अरे भाई मेहनत करें हम और लाभ लेगा जमींदार, तो इसलिए हम खेती करेंगे क्यों, ऐसा नहीं, इसलिए वो खेती ऐसा नहीं करना चाहता था, मैंने ज्यादा मेहनत करके। चलिए उन्होंने भारत के कारखाने के बारे में विवरण दिया कि भारत में कल कारखाने भी थे, लेकिन छोटे छोटे कल कारखाने थे, मैंने ज्यादा कारखाना भारत में नहीं था। उन्होंने बताया कि भारत में कल कारखाने और वो भी हस्त उद्योग पर था, मैंने हस्त उद्योग का मतलब है कि हाथ की कलाओं की वस्तु जो है यहाँ ज्यादा बनाई जाती थी भारत में। ऐसा वर्नियर के मुख्य सती प्रथा को आकर्षित किया। देखिए वर्नियर जब आया ना तो सबसे मूल रूप से याद रखेंगे, आपसे परीक्षा में पूछता है कि वर्नियर ने भारत के सती प्रथा के बारे में क्या लिखा, क्या देखा। तो देखिए सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा उन्होंने सती प्रथा से प्रभावित हुए थे। सती प्रथा क्या है, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, नहीं, कि भारत में ऐसा हमारी मान्यताएं थी कि जो पुरुष होते थे, पुरुष उनकी शादी के बाद उनकी पत्नी को ना उस पर जलना पड़ता था, माने उसी चिता पर, ठीक है। और ऐसा भी था उस समय बाल विवाह था, बाल विवाह था। बाल विवाह का मतलब होता है कि कम उम्र में शादी, किसी लड़की की 8 साल में 10 साल में ऐसी करके 6 साल में उसकी शादी होती थी। और ना ऐसा होता था कि पहले हमारे यहाँ जमींदार लोग, राजा लोग, जिसके पास धन दौलत ज्यादा, पैसा ज्यादा होता था, वह छोटी छोटी लड़कियों से शादी कर लेता था, ठीक है ना, और लोग कर देते गरीबी के कारण, ठीक है ना, हमारे यहाँ ऐसा भी होता था। तो क्या होता था कि मान लीजिए वो लड़की अभी मान लीजिए थोड़ी सी जवान हुई नहीं, 12 साल की 10 साल का, उसका पति अगर मर गया तो उस लड़की को उस पर जलना पड़ता था चिता पर। अगर लड़की स्वेच्छा से जल गई तो ठीक है, नहीं जलती थी तो उसको हाथ पाँव को बांध करके और उस पर जलाया जाता था। नहीं, ऐसा फ्रांसवा बर्नियर जब आते हैं और देखते हैं ये बात तो वे काफी प्रभावित होते हैं, कहते हैं कि भारत का ये प्रथा जो है बिल्कुल खराब थी। ऐसे हमारे यहाँ पर ना दास प्रथा तो थी ही, दास को खरीद बिक्री किया ही जाता था, जिन्होंने इबन बतूता ने बताया था, हमने पढ़ाया था आपको। इबन बतूता जब आते हैं भारत में और जब मोहम्मद बिन तुगलक राजा से मिलने जाते हैं तो वह हाथी, घोड़े और 2 दास भी देते हैं उनको उपहार में। यानी कि भारत में दास प्रथा तो थी ही, साथ ही साथ ये सती प्रथा खराब थी, यानी स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी हमारे भारत में। इतना ही नहीं, स्त्रियों की खरीद बिक्री होती थी, लड़कियों की ना खरीद बिक्री होती, हमारे देश में बाजार लगता था, बाजार में आप जैसा जो लड़की है उसके हिसाब से उसका कीमत दीजिए और ले जाइए, लड़की को रखिए अपना, ठीक है ना, ये सब होता था। उसे शादी वादी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बस लड़की को ले जाता था, बस कहीं मंच पर सभा लगती थी, सभा में लड़की को खड़ा करके उसको बेच दिया जाता था। ये सब स्थिति हमारे यहाँ थी, ठीक है ना। मैंने कहने का अर्थ है कि फुल फाइनल समझिए कि भारत में ना स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। ये हमारे जो है फ्रांसवा बर्नियर, उन्होंने लिखा कि सती प्रथा बहुत ही, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक 12 साल की लड़की, मात्र 12 साल की लड़की, और उसकी शादी के बाद उसके पति की मृत्यु होती है और उसको हाथ पांव बांध करके और उसके चिता पर जलाया जाता है, उसको जबरदस्ती जलाया जाता है। ये देख करके ना उनका हृदय द्रवित हो गया, ठीक है ना, मैंने काफी वो इस बात पर मतलब सोचने लगे। और उन्होंने अपनी किताब में, क्या कौन किताब था, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, उन्होंने लिखा कि भारत की ये स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय है, ठीक है। उन्होंने लिखा भारत की भूमि बंजर और रेतीली है, उन्होंने खेती नहीं हो सकती, गवर्नर के कार्य के फलस्वरूप हुआ। मैंने कहते हैं कि भारत में ना गवर्नर की स्थिति थी और गवर्नर की स्थिति के कारण वो कहते हैं कि लोग यहाँ खेती करना तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि भारत के कुछ भाग
ऐसा नहीं कि सारे भागों में, कुछ भाग ऐसे हैं जो रेतीली है और वहां पर भूमि पर खेती करना संभव नहीं है। एक तरफ ये लिखते हैं, लेकिन दूसरे उसी किताब में दूसरे भाग में लिखते हैं कि नहीं, भारत की स्थिति भी कहीं पर अच्छी भी है, और वो उत्पादन के क्षेत्रों में, यानी कि खास करके वो देखिए, अब वो क्या लिखते हैं सो देखिए, कहते हैं, फिर वे कहते हैं कि भारत चावल, मक्का, अन्य जीवन निर्वाह कृषि में आगे है। देखिए वो कहते हैं एक जगह की खेती अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन दूसरी जगह कहते हैं कि भारत में किसकी खेती होती है, अच्छा चावल की खेती है, मक्का की खेती, और जीवन निर्वाह का मतलब हम लोग जो खाते पीते रहते हैं ना, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी खदानें हैं, उनके उत्पादन में भारत बहुत ही अग्रगण्य है, माने आगे है। इतना ही नहीं, भारत रेशम, कपास, नील, इन सब के क्षेत्रों में भी क्या है, बहुत आगे है, यानी हमारे देश में नील की भी खेती होती है, और इतना ही और अन्य चीजों की भी खेती हमारे भारत में होती है। उन्होंने भारत में हस्तकला की काफी विकसित, उन्होंने कहा, क्या कहा था कि उद्योग के बारे में, कि भारत में बड़े उद्योग नहीं है, लेकिन छोटे उद्योगों में खास करके गलीचा बनाना, जरी का काम करना, कढ़ाई, सोने चांदी के वस्त्र बनाने, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र इत्यादि बनाने के कारखाने भारत में बहुत ज्यादा है, माने लोग हाथ से उत्पादन करने में अग्रगण्य है, और वो सुंदर नक्काशी करते हैं। भारत के लोगों की जो नक्काशियां थी ना, वो बहुत अच्छी थी, ये ऐसा वे कहते हैं। कौन? वर्नियर लिखते हैं अपने किताब में कि भारत में कल कारखाना बड़ा नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे कारखाने हैं उनमें लोग ना माने समूह में रह करके और ऐसा कसीदा करते हैं। तो खेती में तो समझ गए कि कुछ लोग भाग ऐसे हैं, कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर रेतीली भूमि है, बंजर भूमि है, खेती नहीं हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन दूसरे जगह ऐसा भी है जहां पर भारत में वो कहते हैं कि भारत खदान्य में बहुत आत्मनिर्भर है, बहुत उत्पादन होती है, साथ ही रेशमी, सूती, ये सब वस्त्र का भी उत्पादन होता है। फिर उन्होंने लिखा भारत में दरिद्र लोग हैं। भारत क्या है? दरिद्र लोग है। नहीं अभी बताए कि भारत ना गरीब देश था, इस क्यों? क्योंकि भारत का जमीन का बंटवारा सही नहीं था। भारत में जो भी था ना, राजा ही सबका मालिक होता था, राजा को कर बहुत ज्यादा वसूलना, राजकाज जो चलता था किससे? कर से, जनता के कर से। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जब भारत में शाहजहां का शासन था, उनकी पत्नी का क्या नाम था? शाहजहां की पत्नी, ऐसे तो बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन जो मुख्य पत्नी थी जिनका नाम था मुमताज महल, उन्हीं के नाम पर बना है ताजमहल। उनके मरने पर उन्होंने अपनी पति से कहा था कि हमारे मरने पर कुछ ऐसा बनवाइए कि दुनिया देखे, नहीं तो उन्होंने ताजमहल बनाया, जो आज विश्व के आश्चर्यजनक में एक है। नहीं है, 7 आश्चर्यजनक जनक है, 7 आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं, उनमें से एक ये भी है। किसने बनवाया? शाहजहां। किसकी याद में? तो मुमताज महल की। नहीं, जब उस समय वो बनवाए थे तब भारत ना आर्थिक मंदी में चला गया था। भारत की स्थिति किस में चला गया था? आर्थिक मंदी में, क्योंकि जनता से इतना कर वसूला गया, इतना टैक्स राजकाज करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं रह गए थे, इतना स्थिति खराब हो गई थी देश की। चलिए, तो जो भी था, यानी क्या है, भारतीय समाज दरिद्र हो गए थे और यहाँ की जनता के बीच में अच्छा संबंध नहीं था। देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे देशों पर अंग्रेजों का शासन होने का मेन कारण यहाँ पर एक पॉइंट उठता है फ्रांसवा बर्नियर का। वो क्या कहते हैं कि भारत में जनता का और राजा के बीच अच्छा संबंध नहीं था, यानी कि भारत पर शासन होता है, लोग उनके शासन में रहते हैं, लेकिन जनता और राजा के बीच अच्छा संबंध नहीं है, माने खुशी से वह नहीं रह रहा है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे, जब आगे के आपके हिंदी का ही 11th क्लास में पढ़े होंगे, एक चैप्टर है 11th क्लास में, आंखों देखा गदर, गोडसे का लिखा हुआ है, तो आप पढ़े पढ़े होंगे, उसमें बताया गया है कि भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया है, तो उसी तरह से आखिर शासन क्यों किया होगा। देखिए, यहाँ से लगता है कि अंग्रेजों को लगेगा कि भाई भारत में जनता और राजा के बीच अच्छा संबंध नहीं है, तो चलो क्यों नहीं उस पर शासन किया जाए। और हुआ भी, ऐसा हुआ भी। जब झांसी के पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया था, तो केवल झांसी के लोग ही कौन लड़े थे? जो सैनिक थे और रानी थी वही लड़ी थी। अगर उस समय, अगर हमारे लेखक कहते हैं गोडसे कि अगर उस समय जनता लड़ा होता, अगर जनता मदद किया होता अगर राजा को, तो शायद अंग्रेज झांसी पर अधिकार नहीं करता। आप पढ़े होंगे चैप्टर में, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जनता के बीच में ना अच्छा संबंध नहीं था, जिसके कारण, ठीक है, वो मतलब थोड़ा सा वो जाकर के वहां लिखते हैं आम लोगों को विचार, और वे कार्ल मार्क्स के प्रभावित किया। माने उन जब वो गए ना और वो लिखते हैं, तो लिखने के बाद उनकी कीर्ति, कार्ल मार्क्स जो थे, जो रूस के रहने वाले थे, उन्होंने उनके विचार से, किनके? फ्रांसवा वर्नियर के लेख से बहुत प्रभावित हुए, माने उनके विचार से काफी प्रभावित हुए कि भारत में उन्होंने जाकर के ऐसा सीखा पढ़ा। चलते हैं, वर्नियर से मुगलों के साथ मिलने वाली सुविधाएं, यानी कि वर्नियर तो आया था भारत में चिकित्सा के लिए, मुगल अंपायर के देखने के लिए, लेकिन समझिए कि वह जब आया तो कहां रह गया? मुगलों के दरबार में रहा, और जब रहा तो कई बार मुगल सैनिक के साथ वो यात्रा किया।
मुगल सेना के साथ वो यात्रा करने का उसको मौका मिला, क्योंकि वह रहता था किसके साथ, राजा के साथ ही रहता था, उनके बेटे के साथ ही रहता था। और मुगल पर 12 वर्ष रहने के बाद और जो विद्वान हो, बुद्धिजीवी हो, तो वह हर लोगों को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। जो बुद्धिजीवी लोग होगा, विद्वान होगा, वो क्या करेगा, अपनी बातों से, अपनी मतलब विद्वता से ना उसको क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, नहीं कर लेता है, मैंने ऐसी ऐसी बातें करता है। जैसे आपने पीछे पढ़ा, जब अलबेरूनी को कौन उठा के ले गया था, सुल्तान मोहम्मद गजनवी, तो उसकी विद्वता के कारण कहा कि अरे भाई तो इतना तेज विद्वान आदमी है, इसको मुक्त करो रे। जबकि उठा के ले गया था उसको, तब उसको मुक्त कर दिया। नहीं, इब्न बतूता जब भारत आया तो मोहम्मद, ये कौन थे उस समय, मोहम्मद थी सुल्तान महमूद, सॉरी राजा कौन था उस समय हमारे भारत के, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक आया और देखा तो इसकी साहस विद्वता के कारण इसको कहा कि इसको बनाओ रे वकील ले, नहीं जज बना दो, न्यायाधीश बना दो। नहीं, देख आपने क्या देखा कि उनकी विद्वता, विद्वता तो यानी फ्रांसवा वर्नियर जब वहां था तो राजा के सेना के साथ इसको कई बार यात्रा करने का मौका मिला कहीं कहीं, तो इनको क्या क्या राजा की तरफ से सुविधा मिलती थी। देखिए फ्रांसवा वर्नियर को उनके सैनिक के साथ जाने के साथ उनको सुविधा क्या क्या मिलती थी। और देखिए सुविधा क्या मिली है, तो वर्नियर को भारतीय प्रथा के अनुसार तुर्की घोड़ा, यानी कि वहां पर नियम यह था कि जो लोग भी वहां जाएंगे किसके साथ, सेना के साथ, तो सेना के साथ जाने पर उनको क्या क्या सुविधा थी, तब समझिए एक अच्छा पद इनको मिला था और इनको 2 तुर्की घोड़ा चुनने का अधिकार दिया गया। यानी कि आप अगर सेना में जा रहे हैं तो तुर्की घोड़ा आप चुनिए, और वो भी तुर्की घोड़ा का मतलब बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में ही है, जब हमारे, नहीं सॉरी 9th में है, 9th में पहला हमारा चैप्टर क्या है, 9th हिंदी का पहला चैप्टर क्या पढ़े थे आप लोग, याद है, जिसमें भगजोगनी है, नहीं उनमें जो उसके चाचा है यानी कि मुंशी जी के जो बड़े भाई हैं दरोगा पद पर थे, तो उन्होंने क्या खरीदा था, तुर्की घोड़ी खरीदी थी। नहीं, घोड़ी बड़ी सुंदर थी, तो वो अंग्रेजवा को तनी लोभ लग गया कि अरे बा घोड़ा, नहीं तो वो घोड़ी को ये खरीदना चाहते थे कौन, अंग्रेज, और वो नहीं दिया, जिसके कारण उसको डिसमिस कर दिया, नौकरी से नहीं कर दिया था। यानी कहने का अर्थ है कि यूं समझिए कि जितनी घोड़ी होती है ना, घोड़ा होता है ना, उनमें तुर्की घोड़ा बड़ा ही सुंदर अच्छा होता है देखने में। तो वो कहते हैं कि भारतीय प्रथा के अनुसार उन्हें तुर्की घोड़ा चुनने का अधिकार दिया गया, किसको, फ्रांसवा वर्नियर को। राजा कौन, कौन राजा थे उस समय, शाहजहां। शाहजहां ने कहा कि आप अगर सेना के साथ जा रहे हैं तो आप अपने लिए 2 तुर्की घोड़ा चुनिए, माने जो सुंदर घोड़ा हो अच्छा चुनिए, ठीक है। साथ ही साथ उन्हें यह भी कहा गया कि ऊंट चालक रखने वाले, घोड़े के लिए साइस, खानसामा और जलपात्र ढोने वाले, माने कहने का अर्थ है कि आप घोड़ा चुनते हैं तो घोड़ा चलाने वाले, फिर ऊंट चलाने वाले, फिर आपको भोजन देने वाले, फिर आपके जलपात्र को ले जाने वाले, माने सब लोग समझिए एक तरह से एक नौकर का काफिला इनको लगा दिया गया पीछे से, किसके लिए, फ्रांसवा वर्नियर के लिए राजा की तरफ से एक बहुत बड़ा दिया गया था। इतना ही नहीं, उनको सोने के लिए छोटा बिस्तर, तकिया इत्यादि की सुविधाएं उनको दिया गया कि आप जब जाएंगे तो रास्ते में सोना है, कहीं कहीं पर कैंप लगती थी, नहीं तो फ्रांसवा वर्नियर के लिए अलग से एक कैंप, एक अलग से उनका तकिया, अलग से बिछावन, अलग से माने सब कुछ का व्यवस्था, माने जो सेना का मंत्री का पद होता था, मंत्री को जो सुविधाएं मिलती थी वो सुविधा मिलता था किसको, फ्रांसवा वर्नियर को। यानी इससे क्या फाइनल आपने समझा कि हमारे भारत में मुगलों के शासन में रह करके फ्रांसवा वर्नियर को काफी सुविधाएं दी गई, नहीं दी गई। इसके अलावे हमारे भारत में उनको और सारी सुविधाएं मिलती है, और क्या क्या मिलती है उसको देखते हैं। देखिए एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था जो बैप्टिस्ट तेरवीरियर, उन्होंने एक फ्रांसीसी जौहरी के साथ 6 बार भारत आया था, और भारत की तुलना ईरान और ओटोमन से, मैंने कहने का अर्थ है कि वो व्यक्ति थे जो 6 बार भारत आए थे, और एक जौहरी थे, जौहरी का मतलब होता है सोने चांदी का आभूषण बनाने वाले लोग जो होते थे वो, और भारत जब आते हैं 6 बार आने का मतलब भारत के बारे में उन्होंने देखा, सीखा, नहीं, और सीखने के बाद भारत की तुलना किससे करते हैं, तो कहते हैं कि वह ईरान और ओटामन देश, ओटामन ये ता लिखा हुआ टा होता है, ओटामन देश जो है उनके बराबर ये हमारा भारत है। यानी कहने का अर्थ है कि जितने भी लेखक हमारे देश में आए, जितने भी विद्वान आए, विद्वता के कारण अपने यहाँ आकर के तरह तरह के तुलनाओं को, क्या कभी जाति के बारे में, कभी धर्म के बारे में, कभी यहाँ के राजा के बारे में, सब अपनी अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या समझा कि हमारे भारत के 3
प्रमुख यात्री, यानी यात्रियों के नजरिए। आप क्या पढ़ रहे थे अभी तक? यात्रियों के नजरिए, ठीक है ना। तो आज हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। हमने आपको इसी से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन है। फिर अगला हमारा वीडियो आएगा जिनमें हम इनमें से लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को भी करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।